Hello curious people, welcome to the third episode of the crash course to quantum mechanics. लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने दिमाग घुमा देने वाली बात समझी थी. ऑन वन हैंड क्रिश्चियन हाइगन ने यह बोला था कि लाइट वेव होती है. उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि लाइट वेव नेचर शो करती है बिकॉज इंटरफेरेंस हो रहा है. बट ऑन दी अदर हैंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जो कि बहुत सक्सेसफुल था और उन्होंने ये बताया कि लाइट एक पार्टिकल की तरह है. सो दिस लीव्स अस विद अ वेरी बिग क्वेश्चन. एक जगह लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है, दूसरी जगह लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है. तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर? ये इतने बिजार तरीके से क्यों चीजें शो हो रही है? दिस लीव्स अस विद अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि एग्जैक्टली लाइट क्या है, वेव है या फिर पार्टिकल है. इस एपिसोड में हम लोग ये पैराडॉक्स को सॉल्व करेंगे और साथ साथ में ये समझेंगे कि ये सेम नेचर किस तरीके से मैटर में भी शो होता है. सो लेट्स बिगिन. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वांटम व्यू का यूज करेंगे. क्वांटम व्यू कहता है कि देयर इज समथिंग नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी. अब वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ये लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एक साथ शो कर सकती है. लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई चीज दोनों चीजें कैसे शो कर सकती है? तो इसके लिए हम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी. हम लोग यहाँ दो रूल्स के बारे में बात करेंगे. रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी लाइट ट्रैवल करेगी तो हमेशा एज अ वेव ट्रैवल करेगी, और लाइट जब भी इंटरैक्ट करेगी, ऑब्जॉर्व होगा, इमिट होगा, या फिर जहां भी लाइट के इंटरैक्शन के बारे में बात होगी तो वहां पर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी. तो लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है वो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस कंटेक्स्ट में उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो देखा जाए तो यहां पर लाइट डबल स्लिट से जाकर स्क्रीन पे जा रही है, तो यहां पर लाइट के ट्रैवल की बात चल रही है. एंड क्योंकि लाइट ट्रैवल कर रही है तो वहां पर वेव नेचर आना चाहिए, और हम लोग इंटरफेरेंस में वही देख रहे हैं कि वेव नेचर आ रहा है. ऑन दी अदर हैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो वहां पर लाइट का इंटरैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और क्योंकि इंटरैक्शन हो रहा है तो वहां पर पार्टिकल नेचर शो हो रहा है. अब ये जो मैंने वेव पार्टिकल डुअलिटी बोला है ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी इस लेक्चर के लिए ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम करेंगी. तो हम लोगों ने ये दो रूल तो समझ लिए, लेकिन एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों ने ये समझा था कि ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन ये रहा है कि नेचर किस चीज का बना हुआ है. नेचर स्टफ का बना हुआ है या फिर नेचर थिंग का बना हुआ है. थिंग का मतलब होता है कि नेचर डिस्क्रीट चीजों से बना हुआ है, और स्टफ का मतलब होता है कंटिन्यूअस वेव जैसी चीजों से बना हुआ है. इसके बारे में आपको और जानना है तो आप फर्स्ट एपिसोड पे जा सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स की हिस्ट्री में हुआ क्या था. लेकिन अभी टॉपिक पे वापस आते हैं. तो हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू अप्रोच मिल रही है कि नेचर स्टफ लाइक और थिंग लाइक दोनों एक साथ हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आता है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही है. अब ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने लाइट की समझी है, ये दोनों नेचर की, ये प्रॉब्लम आ रही थी मैटर के साथ. एक्चुअली 1908 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर के ऊपर बात की थी, जिसमें उन्होंने मैटर के फंडामेंटल नेचर के ऊपर बात की थी. लेकिन अभी 1908 से हम लोग 1924 पे जंप करते हैं, क्योंकि 1924 में बहुत ही कमाल की चीज हुई थी. 1924 और 1908 के बीच में बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे. वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारे क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना हम लोगों ने डिस्कवर किए थे. लेकिन 1924 में आना क्यों जरूरी है मैं अभी बताता हूं. तो उस टाइम डी ब्रोई नाम के एक साइंटिस्ट थे. अब ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं आपको भले ही पढ़ने में लगेगा कि ये तो शायद डी ब्रोगली है, लेकिन ये भले ही पढ़ने में डी ब्रोगली आ रहा है. इसका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोई होता है, बिकॉज साइंटिस्ट डी ब्रोई को इस तरीके से बुलाया जाता था. तो डी ब्रोई जब अपनी डॉक्टरेट थीसिस लिख रहे थे तो उन्होंने इस बार बात की मैटर जो रहता है, मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है. बेसिकली उनका मानना था कि नेचर लव सिमेट्री. तो लाइट जिसको हम लोग वेव जैसी चीज मान रहे हैं वो पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, तो मैटर जिसको हम लोग मैटर जैसी चीज मान रहे हैं, पार्टिकल जैसी चीज मान रहे हैं, वो वेव नेचर भी शो कर सकता है. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका कोर बेसिस था, बट ऑब्वियसली ये इनका वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स था. नेचर क्या सही में सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती है हम लोग को 100% नहीं पता है, क्योंकि हम लोगों ने सिमेट्री के बेसिस पे बहुत सारे फिजिक्स की थ्योरीज तो बनाई है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को बहुत सारे ऐसे थ्योरीज भी मिलती है जो सिमेट्री को ब्रेक करती है. तो फंडामेंटल रियलिटी ऑफ नेचर क्या है अभी तक तो हम लोगों को नहीं पता है. लेकिन इसी इंट्यूशन को रखते हुए डी ब्रोई ने बोला कि मे बी जो क्वांटम पार्टिकल्स है, क्वांटम पार्टिकल्स में वेव और पार्टिकल डुअलिटी बहुत ही कॉमन सी चीज है. लेकिन पार्टिकल का वेव कैसे हो सकता है? I mean, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह मानेंगे तो मैं उसे एक एनालॉगस मानूंगा एक बॉल के, और एक बॉल का वेवलेंथ कैसे हो सकती है, एक बॉल की फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती है? इसको बहुत ही क्लेवर तरीके से सॉल्व किया था. अब मैं वापस एपिसोड 1 के बारे में बात करता. एपिसोड 1 में हम लोगों ने बात की थी कि मैक्स प्लैंक ने यह बताया था कि कोई भी वेव जो होती है उस वेव की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती है E = hf. यहाँ पर f उस वेव की फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक कांस्टेंट है जहां पर E एनर्जी है.
साथ साथ में डी ब्रोय ने उसमें एक एडिशनल चीज डाली। उन्होंने ये बोला कि जो मोमेंटम की टर्म होती है, मोमेंटम की टर्म इस तरीके से होती है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो डी ब्रोय ने वेव के लिए तो इक्वेशन दे दी, लेकिन अब पार्टिकल के लिए मानते हैं। तो बेसिकली हम लोग किसी भी पार्टिकल के बारे में बात करें तो उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक होता है उसकी एनर्जी। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉल की तरह मानूंगा तो उसका मतलब ये है कि उस बॉल का कुछ मास होगा, उसका मास होगा। अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, तो उसकी एक मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं। वो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और साथ साथ में मैं उसका मोमेंटम निकाल सकता हूं। मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं मास इन मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बहुत ही बेसिक से फिजिक्स के टर्म है, ये आई होप आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा। इनकेस आपको आइडिया नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के मोशन के वर्च्यू की वजह से होती है वो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एट द सेम टाइम मोमेंटम, कोई भी मास जब मोशन में होगा तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। हमको ये पता है कि वेव की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है। हमको ये पता है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है। इन दोनों का यूज करते हुए अगर हम लोग दोनों में रिसेम्बलेंस लाए तो हम लोग परफेक्टली बता सकते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी हो सकती है। इससे हम लोग को एक रिलेशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई वेवलेंथ ये बताती है कि किसी भी मैटर से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है। यस, यू हर्ड इट राइट। हम सबसे एसोसिएटेड, मुझसे एसोसिएटेड, आपसे एसोसिएटेड कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। और क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी कम होती है और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के। इसका मतलब है मास जितना ज्यादा होगा ये वेवलेंथ उतनी कम होगी। इसलिए भारी ऑब्जेक्ट में हम लोग वेव नेचर बहुत ही रेयरली देख पाते हैं, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन के केस में वेव नेचर देखना बहुत मुश्किल होता है इनके कम वेव की वजह से। और हमारे केस में तो दिस इज टेंस टू 0। मेरा वेट अभी 80 kg है। आई नो बहुत ज्यादा है, लेकिन 80 kg का अगर मैं वेवलेंथ निकालूं, डी ब्रोई वेवलेंथ निकालूं, तो वो आएगा 10⁻⁻36 मीटर की रेंज में। 10⁻⁻36 बहुत क्रेजीली छोटा है। टू गिव यू कंटेक्स्ट, प्लैंक लेंथ माना जाता है कि यूनिवर्स में कोई चीज जो सबसे छोटी हो सकती है। प्लैंक लेंथ होती है 10⁻⁻28 मीटर। मेरी डी ब्रोई वेवलेंथ है 10⁻⁻36 मीटर। सो इफेक्टिवली ये वेव एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए आप मुझे कभी भी वेव की तरह नहीं देख सकते, हमेशा मैं पार्टिकल की तरह रहूंगा। ऑन दी अदर हैंड समथिंग लाइक न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, जिनका मास बहुत कम होता है, उनकी वेवलेंथ इतनी होती है कि उनमें हम लोग क्वांटम फिनोमिना देख सकते हैं। तो ये जो डी ब्रोई वेवलेंथ है ये क्वांटम पार्टिकल्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये चीज जिसको हम लोग अभी तक पार्टिकल मान रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक बॉल की तरह जो मान रहे थे, इसकी एक वेव हो सकती है। बट व्हाट डज इट मीन लाइक वेविंग? कोई मैटर वेव कैसे कर रहा है, इसका इंट्यूशन क्या है? ये बताने से पहले मैं ये बोलूंगा कि मैंने यहाँ 2-3 बार इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए एक बॉल का एग्जांपल लिया है, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक नॉर्मल बॉल से कंपेयर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, अगेन क्वांटम फिनोमिना की वजह से। एंड क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो अब इस बारे में और समझते हैं। अभी मैंने इस बारे में बात की कि वेविंग का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आते हैं मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न एक बहुत ही इंटेलिजेंट जर्मन फिजिसिस्ट थे। वो इस चीज से पजल थे कि हम लोग किसी पार्टिकल की पोजीशन सर्टेनली बता सकते हैं कि ये पार्टिकल अभी स्पेस टाइम में इस जगह पे है, अब इस जगह पे है। वेव में तो ये बता नहीं सकते क्योंकि वेव तो इक्वली स्प्रेड रहती है, लेकिन हमको तो ये पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो होता है। तो कोई चीज जो कि वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है, हम उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी? इसके लिए उन्होंने ये बोला कि ये जो क्वांटम वेव होती है, इस क्वांटम वेव की कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है। जहां पर क्वांटम वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि एपिसोड 1 में मैंने आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस किया था, डिटर्मिनिज्म। मैक्स बॉर्न का यह बोलना था कि क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। इसका मतलब है हम लोग सर्टेनली कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और उन्होंने इसका रीजन दिया, इंटेंसिटी की मदद से हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बट इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फिर अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो इमेजिन करिए कि एक ओशन है और ओशन में बहुत सारी लहरें आ रही हैं। अब ये लहरें जब भी पानी से ऊपर जाएगी तो ये जो लहर पानी के ऊपर आई है इसको मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड का जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। बेसिकली वो बताएगा कि इस वेव की क्या एनर्जी है। तो इस इंट्यूशन से आप समझ सकते हैं कि जब मैं क्वांटम वेव के एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं एग्जैक्टली क्या चीज बोल रहा हूं। तो मैक्स बॉर्न ने बहुत ही क्लेवरली तरीके से ये बोला कि क्वांटम फिनोमिना प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से काम करता है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये उस वेव की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और उसकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे काम करेंगी। अब मैंने यहां पर ये चीजें बताई कि मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि मैटर इस तरीके से बिहेव करता है? इसका प्रूफ ये है कि डी ब्रोई की हाइपोथेसिस देने के बाद बहुत सारे रिसर्च ग्रुप ने बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ये था कि कुछ रिसर्चर ने एक क्रिस्टल लिया,
फिजिक्स में क्रिस्टल हम लोग कहते हैं जब भी एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट होता है रोज ऑन कॉलम्स में, उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो एक रिसर्च ग्रुप ने ये किया कि उस क्रिस्टल के अंदर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स पास किए। अब इलेक्ट्रॉन अंदर जाके स्कैटर हो रहे हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने चाहिए, और वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कुछ रैंडमली होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस हमको यही कहती है। लेकिन हो ये रहा था कि कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे और कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं पाए जा रहे थे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स के अंदर के जो गैप है जो आप देख रहे हैं, ये काम कर रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स होती है उनकी तरह। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से जा रहा है तो क्योंकि ये स्लिट्स की तरह काम कर रही है तो वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। क्योंकि वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां दो तरीके के इंटरफेरेंस हो रहे हैं, एक हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव हो गया कि जो मैटर होता है, मैटर भी वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगेन मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि इसका वेव करना क्या होता है, तो इसके लिए मैं अगेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ही आ जाता हूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिवोल्यूशनाइजिंग था। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार यूज किया चीजों को समझने के लिए। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, बट एक स्मॉल चेंज है। इस बार लाइट को डालने की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली दोनों स्लिट से पास करेंगे। कॉमन सेंस अगेन ये बोलेगा कि अगर लाइट पार्टिकल है तो ये जो दोनों स्लिट्स है, दोनों स्लिट्स के आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स टकराने चाहिए। लेकिन गेस व्हाट, अगेन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन में इंटरफेरेंस पैटर्न देखा। अगेन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से 100% ये प्रूव हो गया कि डी ब्रोई की दी हुई हाइपोथेसिस एकदम सही थी। और अब ये हाइपोथेसिस तो नहीं रही है, इट इज ट्रू दैट वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर मैटर में भी शो होता है एंड दोनों नेचर लाइट में भी शो होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल रही है, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी है जो कि बॉर्न रूल से काम करती है। इस एक्सपेरिमेंट ने अगेन प्रूव कर दिया कि डी ब्रोई और बॉर्न ने जो बोला था वो एकदम से सही है। तो अब इस टाइम पे हम लोगों को ये पता चल चुका है क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी चीजें हैं वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। एक चीज को नोट करिएगा, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये दोनों होती है। मैंने हमेशा यही बोला है कि वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। एग्जैक्टली क्या होता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है, किस तरीके से काम करती है हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हाँ, हमारी नॉलेज के हिसाब से हम लोग जो क्लोजली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं वो ये है कि वेव की तरह बिहेव कर रही है या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से ये चीज स्टैब्लिश हो चुकी है, और ये भी पता चल चुका है कि हम लोग सर्टेनली तो नहीं बता सकते कुछ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की। और इस तरीके से एक पूरा पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका है कि मैटर और लाइट दोनों किस तरीके से ड्यूअल नेचर शो करती है। आई नो अब हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए ये बोल दिया कि यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक है या फिर चीजें किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं कि ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, इसको हम लोग कहते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है ये बताती है कि एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिकली क्या चल रहा है हमको नहीं पता, और हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमको नहीं पता है। बट देयर आर अदर इंटरप्रिटेशंस आल्सो। इनफैक्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किस तरीके से काम कर रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ थ्योरीज है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत सारे फिनोमिना को वायलेट करती है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में मैंने जो आपको भी बताया, क्वांटम मैकेनिक्स की ये जो आइडिया है ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस पूरे कोर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ऑल्दो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में हम लोग बाकी आइडियाज के ऊपर जाएंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का ये पिक्चर ले लेते। तो समराइज करता हूं कि हम लोगों ने इस एपिसोड में क्या समझा। हमने ये समझा कि लाइट और मैटर दोनों ड्यूअल नेचर शो करती है, दोनों वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। हमने ये समझा कि डी ब्रोई ने बताया कि हर मैटर से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, और मैक्स बॉर्न ने ये बताया कि इनकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जो कि इसके इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग ये बातें जानेंगे कि किस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स ये सजेस्ट करती है कि अगर एटम इस तरीके से काम करता है जैसे हमको लग रहा है, तो उनको कुछ फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोसेकंड के अंदर ही कोलैप्स कर देना चाहिए और पूरी यूनिवर्स में कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लकीली ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है और क्या चीज है जो स्टेबिलिटी को ला रही है, हम लोग समझेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू देयर।